हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेकंड चल रहा था, जिसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है अपना, वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न वाला, वो देखते हैं। सेक्शन अपना ए ही चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, ये है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, इनको देखते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे जेड से डिनोट करते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है उसको मतलब उसकी डेफिनेशन बतानी है। जेड जो होता है अपना, उसकी डेफिनेशन बतानी है। देखो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, इसमें लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के, अपघट्य के विलयन में, विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, क्या कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, ठीक है। इसमें देखो, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, उसका विलयन होगा, उसमें आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हो, कितने टाइम तक, 1 सेकेंड तक। तो उस दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका, मिश्र धातु पित्तल, मिश्र धातु पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है, किन धातु से बनती है या किन धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। इसका आंसर है, पित्तल जो होती है वो बनती है कॉपर व जिंक, कॉपर Cu व जिंक, कॉपर व जिंक धातु जो है, इनके मिश्रण से ये बनती है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, पीतल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है, तो ये बनती है कॉपर और जिंक को मिक्स करने पर क्या बनती है, आपकी मिश्र धातु पीतल बनती है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन द्वारा, अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की, ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है या सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आपसे पूछा है सर्वाधिक
उपयुक्त विधि है, विधि है। ठीक है, इसका उत्तर है केम्फर, रोस्ट केम्फर विधि, रोस्ट केम्फर विधि होती है। ठीक है, रोस्ट केम्फर विधि हिमांक अवनमन द्वारा, हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की, अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, कौन सी विधि? रोस्ट केम्फर विधि जो है वो हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है डाइसेकेराइड के दो उदाहरण लिखिए। आपको डाइसेकेराइड के 2 उदाहरण बताने हैं। ठीक है, जिनमें क्या हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 सेकेराइड या 2 शुगर से मिलके बने हुए हों वो, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। इसका एग्जाम्पल है तो लैक्टोज, लैक्टोज व माल्टोज। ठीक है, ये 2 डाइसेकेराइड हैं। ठीक है, अब देखो इनका फॉर्मेशन जो होता है वो 2 शुगर मॉलिक्यूल जो है उनके जुड़ने से होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डाइसेकेराइड बोला जाता है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक आप प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पीतल जो है वो किन 2 धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन था आपका हिमांक अवनमन में अणुभार ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? वो अपने पास रोस्ट केम्फर मेथड है। और अगला क्वेश्चन था आपके पास डाइसेकेराइड के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उसमें क्या था? उसमें आपके पास था एक तो माल्टोज और एक लैक्टोज। ठीक है, अगला और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है लिख लेते हैं, चलो। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करके कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त उत्पाद बताइए। ठीक है, क्या किया आपने? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया है और कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में? देखो उत्पाद के रूप में अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट के केस में जब बात करोगे आप तो कैथोड पर तो क्या कैथोड जो है इस पर तो कॉपर प्राप्त होगा, आपको कॉपर धातु जो है ये प्राप्त होगी। और एनोड जो होगा आपका, ठीक है, एनोड पर क्या होगा आपके पास? एनोड पर आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने से कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पर कॉपर धातु व एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये अपना 5th नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपना 6th
6 नंबर आपको पूछा गया है कि कौन से एमीन जो है वो जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ठीक है, तो जल में विलय अविलय की जहां पे भी बात आती है तो अपन ये कहते हैं जल में वो विलय होगा जो जल के साथ क्या बनाता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। ठीक है, तो जब अपन एमीन की बात करते हैं तो एक प्राइमरी एमीन होती है, एक तो क्या होती है प्राइमरी एमीन, एक होती है सेकेंडरी एमीन, ठीक है, एक होती है अपनी टर्सरी एमीन। ठीक है, ये होती है टर्सरी एमीन। अब देखो इसके पास भी अपने पास हाइड्रोजन है बॉन्डिंग करने के लिए, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन टर्सरी एमीन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण देखो ये भी विलय होगी, 1 डिग्री एमीन भी विलय होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, और 2 डिग्री भी क्या होगी, विलय होगी, लेकिन 3 डिग्री क्या होगी, अविलय होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये होती है आपकी 1 डिग्री एमीन, ये होती है 2 डिग्री एमीन, ठीक है, और ये है आपकी 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन जो होती है आपकी वो क्या होती है, जल में अविलय होती है, जल में अविलय होती है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल से हैं दोनों क्वेश्चन। कौन सी जो एमीन है वो जल में अविलय होगी, उसका उत्तर है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होगी, जल में अविलय होती है। ठीक है, और जब 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करते हैं तो उनमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो क्या होती है, सोल्यूबल होती है, विलय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है डेल ओ क्या होती है। डेल ओ जो है उसको परिभाषित करना आपको एक तरह से। ठीक है, डेल ओ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ओ लगा हुआ है इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल से अष्टफलकीय से। ठीक है, यहाँ पे टी लगा हुआ होता तो इसका मतलब अपन समझते चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल से। ठीक है, और डेल का मतलब एक तरह से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन, ओ है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए, तो इसका उत्तर लिखा जाएगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों में T2Z व EG कक्षकों के मध्य अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जिसे शॉर्ट में लिखोगे आप डेल ओ कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अष्टफल के संकुलों में T2Z व EG कक्षकों के मध्य का जो अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे बोला जाता है डेल ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका, राउल्ट का नियम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राउल्ट का नियम क्या है, नियम क्या है। ठीक है, राउल्ट का नियम आपको बताना है। देखो इसमें लिखेंगे अपन, किसी विलयन के राउल्ट के नियम में लिखेंगे, किसी विलयन के प्रत्येक अवाष्पशील बोला गया है, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उनके
मोल भिन्न के समानुपाती होता, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कोई भी अवाष्पशील अवयव होगा किसी विलयन का, उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो किसके, उसका जो जो अवयव आपका अवाष्पशील अवयव, उसके मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये आपका क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। ठीक है, तो ये अपने अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं, जिसमें अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए अपना कंप्लीट हो गया है, जिसमें पहला था अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेकंड था फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान वाला था, और थर्ड है अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके 8 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 होगा अपना लघुत्तरात्मक प्रश्नमाला। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है अपने, वो 15 क्वेश्चन आते हैं भाई, वो भी कंप्लीट करने होते हैं आपको 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है। अब है अगला सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन आएगा आपका, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, शून्य कोटि व प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां लिखिए। वेग स्थिरांक की इकाइयां लिखिए। आपको क्या बताना है, वेग स्थिरांक की इकाइयां बताना है, किसके लिए, शून्य कोटि व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, पहले लिख देते हैं अपन शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, इसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो होती है वेग स्थिरांक की इकाई होती है इसके लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है। और अगला है अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है ओनली। ठीक है, क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा है। शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया दोनों के लिए आपको क्या बताना है, वेग स्थिरांक की इकाइयां बतानी है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसके लिए होता है अपना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया इसके लिए होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगला और 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें अपना, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और आपको बताना है उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है कि किलेट प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो अपन देखेंगे
किलेट प्रभाव देखते हैं। ठीक है, देखो किलेट प्रभाव, किलेट प्रभाव होता क्या है। देखो कई लिगेंड ऐसे होते हैं अपने पास जिनमें क्या होता है, एक से दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, द्विदंतुर या फिर बहुदंतुर जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल आयन जो होता है उसके साथ क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, जिसे आप किलेशन कहते हो। क्या कहते हैं इसे, किलेशन कहते हैं। और इस प्रभाव को ऐसे जो संकुल होते हैं उनको किलेट संकुल बोल दिया जाता है, और ऐसे जो किलेट संकुल होते हैं ये तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें किलेट का निर्माण नहीं हुआ है, एक ऐसे संकुल है जिनमें किलेट का निर्माण हो रहा है। तो किलेट का निर्माण वाले जो संकुल होते हैं वो बिना किलेट वालों से ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, और इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, किलेट प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है इथाइलिन डाइएमीन वाला दे रखा है, और साथ में कॉपर मेटल है आपकी। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखते हैं किलेट प्रभाव क्या है, किसी संकुल में द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणु की सहायता से धातु आयन से जुड़ जाते हैं जिसे किलेट कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किलेशन कहलाती है। ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं, किलेट संकुल कहलाते हैं। और देखो अभी बताया मैंने, जैसे किलेट संकुल होंगे वो तुलनात्मक रूप से क्या होंगे, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस लिख देंगे अपन, किलेट संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, किलेट संकुल तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, और उदाहरण लिख देंगे इसका अपन, उदाहरण जो होगा वो है कॉपर मेटल है आपकी। ठीक है, और साथ में आपके पास जुड़ा हुआ है इथाइलिन डाइएमीन के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 NH2। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, ये जब जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉपर NH2 CH2 और NH2। ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन और CH2 CH2। ठीक है, इसके दोनों हाइड्रोजन हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या बनाता है, किलेट। ठीक है, किलेट बनाता है। ये है आपका एग्जाम्पल जिसमें क्या शो किया है, किलेट प्रभाव। फिर से बता देती हूँ एक बार,
किसी संकुल में द्विदंतुर का मतलब यह हुआ जिस ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने दो या दो से अधिक परमाणुओं की सहायता से धातु आयन से जुड़ जाते हैं, जिसे किलेट कहा जाता है। ठीक है, तथा यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, किलेशन कहलाती है। ये जो प्रक्रिया देखो इसे किलेट कहा जाता है, और ये जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, किलेशन कहलाती है। और ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं, किलेट संकुल कहलाते हैं। और किलेट संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और ये आपने एग्जाम्पल देखा है जिसमें किलेट प्रभाव शो किया है। ठीक है, ये अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया है। किलेट संकुल जो होते हैं, फिर से बता देती हूँ, ये क्या होते हैं, अदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और ऐसे लिगेंड ही यहाँ पे जुड़ते हैं जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे एक तो अभी यहाँ पे देखा आपने एथिलीन डाइएमीन जो है वो, और एक जैसे और भी बहुत सारे हैं, ईडीटीए आता है। ईडीटीए भी क्या होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो वो भी क्या है, किलेट बनाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जो क्या करते हैं, किलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगला देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना। थर्ड नंबर में आपको पूछा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना क्लोरोबेंजीन से, तीसरा क्वेश्चन है आपका क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोबेंजीन से आप फिनोल कैसे प्रिपेयर करते हो, ये आपको रिएक्शन लिखनी है। देखो सबसे पहले तो होता क्या है, आप यहाँ पे काम में लेते हो क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ देखो इसमें यहाँ पे कंडीशन होती है अपने पास 623 केल्विन तो टेम्परेचर लोगे आप, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप काम में लोगे। ठीक है, तब जाके ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, और इससे बनता क्या है, इससे बनता है आपके पास प्रोडक्ट O माइनस और Na+। ठीक है, ये बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से H प्लस और NaO माइनस। ठीक है, तो H प्लस तो किसके साथ निकल जाएगा, Cl माइनस के साथ, किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में। और ये सोडियम, ये जो है सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, अब कोई भी एसिड लोगे आप उसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H प्लस है वो कहाँ जुड़ जाएगा, O माइनस के पास, Na प्लस जो है वो किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। ये क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की वाली रिएक्शन होती है, जिसमें पहले तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, इसमें बनता है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और फिर क्या बनता था आपका, फिनोल बन जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको पूछा गया है निर्जल कॉपर सल्फेट, निर्जल कॉपर सल्फेट श्वेत होता है, श्वेत होता है, जबकि जबकि जलयोजित कॉपर सल्फेट, जलयोजित कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला होता है, नीला होता है,
जबकि जबकि दोनों में ही जबकि दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, दोनों में ही कॉपर +2 आयन होते हैं, जबकि दोनों में ही कॉपर 2+ आयन होते हैं। ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, आपको बताना है निर्जल कॉपर सल्फेट तो श्वेत होता है, सफेद होता है, जबकि जलयुक्त कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला होता है। और दोनों में ही आयन कौन से होते हैं, कॉपर +2 आयन ही है। ऐसा क्यों होता है? देखो इसका रीजन होता है, देखो निर्जल कॉपर सल्फेट है, इसके साथ कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन जब बात करें जलयोजित कॉपर सल्फेट, जलयोजित कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट 5H2O जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, H2O मान सकते हो, 5H2O जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर +2 आयन जो है इसके साथ, ये कॉपर +2 मेटल जो है इसके पास क्या जुड़े हुए हैं, H2O जो लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कर देंगे, कॉपर +2, दोनों में ही कॉपर +2 तो है। ठीक है, और कहने का मतलब ये हुआ कि 3D9 इनका कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के पास ही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन निर्जल कॉपर सल्फेट जो है इसके पास कोई लिगेंड नहीं होने के कारण डी ऑर्बिटल का विपाटन नहीं होगा। डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है ना T2Z इजी में, वो निर्जल कॉपर सल्फेट में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लिगेंड उपस्थित नहीं होता। जबकि जलयोजित कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्वा लिगेंड आपका प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, कॉपर +2 मेटल जो है इसके डी कक्षकों का विपाटन करेगा। तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा T2Z और इजी में, तो आपका एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाएगा, डी ट्रांजिशन हो जाएगा, जिसके कारण जलयोजित कॉपर सल्फेट तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का होता है डी ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, और निर्जल कॉपर सल्फेट आपका क्या होता है, सफेद ही होता है। इसका रीजन लिख देते हैं अपन, निर्जल कॉपर सल्फेट व जलयोजित कॉपर सल्फेट जलयोजित कॉपर सल्फेट में 3D9 कॉपर +2 में कॉपर 2+ का 3D9 विन्यास होता है अर्थात एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वो तो दोनों में ही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जब बात करते हैं निर्जल कॉपर सल्फेट की, निर्जल कॉपर सल्फेट में, या फिर पहले जलयोजित की बात कर लेते हैं। ठीक है, जलयोजित कॉपर सल्फेट में H2O लिगेंड उपस्थित होने के कारण डी कक्षकों का विपाटन T2Z व इजी में हो जाता है। अतः डी ट्रांजिशन के कारण, डी संक्रमण के कारण क्या होता है, जलयोजित कॉपर सल्फेट रंगीन होता है। रंगीन का मतलब नीला। ठीक है, जबकि निर्जल कॉपर सल्फेट में लिगेंड अनुपस्थित होने के कारण
डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है, नहीं होता है, अतः डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण, संक्रमण नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, होने के कारण यह श्वेत होता है, श्वेत होता है। ठीक है, क्या हुआ कि निर्जल कॉपर सल्फेट जो है इसमें लिगेंड अनुपस्थित होने के कारण यहाँ डी कक्षकों का कोई विपाटन नहीं हो पाता है, इसलिए कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए निर्जल कॉपर सल्फेट जो है वो क्या रह जाएगा, श्वेत ही रहता है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जलयोजित कॉपर सल्फेट में तो पता ही आपको, जलयोजित का मतलब हुआ कि इसके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिगेंड की तरह आकर के कॉपर मेटल जो है इसके डी कक्षकों का क्या कर देता है, विपाटन कर देता है T2G और Eg में। T2G और Eg के बीच डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर कलरफुल होता है जलयोजित कॉपर सल्फेट, जबकि निर्जल कॉपर सल्फेट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वो क्या रहता है, श्वेत, या फिर जिसको बोल सकते हो रंगहीन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं आपको, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं क्यों, आपको कारण बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो कार्बोनिल यौगिक होते क्या है, कार्बोनिल यौगिक उनको बोलते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं, देखो कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिकों में, यौगिकों में उपस्थित, उपस्थित कार्बोनिल समूह है, उपस्थित कार्बोनिल समूह है -I प्रभाव, -I प्रभाव का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, या फिर ऐसे कह सकते हैं -I प्रभाव, सॉरी दर्शाता है। कार्बोनिल समूह जो वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव दर्शाता है, तो कह सकते हैं तथा हाइड्रोजन निकलने के बाद, हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद, निकलने के बाद प्राप्त संयुग्मी सार, प्राप्त संयुग्मी सार कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, क्या होता है, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, स्थायी हो जाता है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इजीली क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, चलो उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक है, उदाहरण
देखो ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। कोई भी बेस है आपके पास, बेस का क्या होगा, OH माइनस होगा। OH माइनस क्या करेगा भाई, H प्लस निकालेगा, और H प्लस कहाँ से निकालेगा, जहां पर अम्लीयता क्या हो, ज्यादा हो। जैसे मैं मान लेती हूँ ये OH माइनस जो है इस H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर H प्लस निकला है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ही है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या निकल गया आपके पास, H प्लस यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखो ये जो बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये क्या होता है, अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्यों, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका माइनस आई प्रभाव होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित करता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, ये इनके बीच में रेजोनेंस है। कार्बन, ये 2 लोन पेयर तो पहले से थे, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंदर अनुनाद है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये अधिक स्थायी हो जाता है, इसलिए इसका हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये भी हाइड्रोजन अल्फा है, ये भी हाइड्रोजन अल्फा है, ये भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन अल्फा है, और तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन बेस जो है वो निकाल सकता है इनमें से, ठीक है, और प्राप्त जो संयुग्मित क्षार है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनुनाद के कारण अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब क्या होता है, देखो अम्लीय एसिडिक होने का मतलब ये होता है कि वो अधिक अच्छे से एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड क्या होता है आपका, एसिड का मतलब ये होता है कि जो H प्लस आयन देते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय पदार्थ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिल यौगिकों में जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो इजीली निकल जाता है, तभी आप कह रहे थे उसको कि वो अम्लीय है। तो आपने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन को देखा, जब अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो संयुग्म में कॉन्जुगेटेड बेस जो है ये रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए H प्लस इजीली यहाँ से निकल जाता है जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दे रखा है किसी पदार्थ के 0.1 m, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किसी पदार्थ के 0.1 m, स्मॉल m दे रखा है मतलब मोलनता, जलीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना है, 0.156 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, तो इस पदार्थ के लिए वॉन ऑफ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। वॉन ऑफ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और आपको के भी दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा आपको, ठीक है। अब देखो आई वॉन्टॉफ गुणांक जो होता है इसमें अपन कोई भी जो आपका अणुसंख्या गुणधर्म होता है उसमें जब भी उसके लिए वॉन्टॉफ गुणांक निकालते हैं तो ऊपर सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल तो आपको कितना प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपको क्वथनांक में उन्हें कितना मिला है, 0.156 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या करोगे, एक बार सैद्धांतिक निकालोगे। सैद्धांतिक निकालने के लिए क्या अपने को दे रखी है वैल्यू, सैद्धांतिक
क्वथनांक में उन्नयन जो है वो सैद्धांतिक निकालेंगे, जिसे आप लिख सकते हो डेल्टा टीबी। वो होता है केबी इंटू एम, स्मॉल एम, मोललता जो है वो आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? केबी का मान दे रखा आपको 0.52 और ये दे रखा आपको 0.1, तो कितना आ गया ये 0.052 आ गया। ठीक है, तो और प्रायोगिक जो है वो आपको दे ही रखा है। प्रायोगिक डेल्टा टीबी जो है वो है आपका 0.156 है। ठीक है, तो वांट ऑफ गुणांक जो होता है, वांट ऑफ गुणांक जो है आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सैद्धांतिक 0.052 अपॉन 0.156 है, तो ये आ जाएगा समथिंग अपना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 के इक्वल आता है समथिंग। ठीक है, तो वांट ऑफ गुणांक आपका आता है इसमें, तो ये देखो समथिंग अपना आ जाएगा। यहाँ पे 5 और ये क्या है 15, तो 3 डिवाइड हो जाएगा तो कितना, सॉरी हाँ एक चीज सॉरी इसमें ध्यान रखना, ऊपर आता है प्रैक्टिकल और नीचे आता है थ्योरेटिकल। सॉरी, ऊपर आता है प्रायोगिक मान आता है। ठीक है, 0.156 और 0.052। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर आता है प्रैक्टिकल वैल्यू और नीचे आती है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं था, सिंपल सा था। एक तो आपको प्रैक्टिकली जो क्वथनांक में उन्नयन है वो दे रखा है, और एक आपको वैल्यू दे रखी है जिससे आपको कैलकुलेट करना था, और आपको क्या बताना है? वांट ऑफ गुणांक का मान बताना है। वांट ऑफ गुणांक जो होता है उसमें कोई भी अणु संख्या गुणधर्म जो होता है ऊपर उसके प्रैक्टिकल वैल्यू लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं? थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक जो आप कैलकुलेट करते हो फॉर्मूले से वो नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया है, जिसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया था आपने। आई वांट ऑफ गुणांक जो है वो होता है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हो तो क्वथनांक में उन्नयन प्रायोगिक बटा क्वथनांक में उन्नयन सैद्धांतिक। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है सीरियम +4 परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है क्यों? आपको इसका रीजन बताना है। ठीक है, देखो सीरियम +4 जो है एक क्या होता है? परबल ऑक्सीकारक होता है। इसका कारण बता दो। सीरियम +4 जो होता है यह क्या होता है? अक्रिय गैस विन्यास होने के बाद भी ऐसे लिखेंगे, या फिर होते हुए भी ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो विन्यास होता है सीरियम +4 का, वो अक्रिय गैस विन्यास होते हुए भी ये क्या होता है? एक परबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसका रीजन होता है, देखो क्योंकि सीरियम +4 जो होता है, सीरियम +4 के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? उच्च होता है। अतः सीरियम +4 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सीरियम +3 जो है वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्य ऑक्सीकरण
स्टेट, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सीरियम +4 एक क्या होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। ये अपना 7 नंबर क्वेश्चन था। आपको पूछा गया सीरियम +4 एक परबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों, जबकि इसका विन्यास होता है वो तो अक्रिय गैस विन्यास की तरह होता है, लेकिन इसका रीजन ये है कि इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब सीरियम +4 जो है ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसकी क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अपचाई व अनअपचाई शर्करा में अंतर बताइए, अंतर बताइए। आपको क्या बताना है, अपचाई, आप कहते हो ना अपचाई शर्करा कौन सी होती है, अनअपचाई शर्करा कौन सी होती है, इसके आपको क्या बताना है, अंतर बताने हैं। अब देखो इसमें अपचाई शर्करा, देखो अपचाई शर्करा लिख लेते हैं पहले, अपचाई शर्करा, और इधर लिख देते हैं अनअपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा। देखो अपचाई शर्करा जो होती है उनमें क्या होता है, अपचाय गुण पाया जाता है, ठीक है। अपचाई शर्करा जो होती है इनमें क्या होता है, अपचाई शर्करा में अपचायक गुण, अपचायक गुण होते हैं, होते हैं। अतः ये फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है आपके पास, इसका उदाहरण है सभी मोनोसेकेराइड, सभी मोनोसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज आदि, ठीक है, आदि। इधर अब लिखते हैं, इनमें अपचायक गुण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, अतः ये फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन व टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन, अपचयन नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण जो होगा, उदाहरण, उदाहरण होगा इसका
सुक्रोज। ठीक है, ये क्या है, टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका सुक्रोज। सुक्रोज एक क्या है, अनअपचायी शर्करा होती है। और जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं जिन्हें भी, और लैक्टोज और माल्टोज जो है वो क्या होती है, अपचायी शर्करा होती है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि भाई अपचायी और अनपचायी शर्करा में क्या अंतर होता है, बताइए। नाम से पता चल रहा है अपचायी का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या होते हैं, अपचायी गुण होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फेलिंग विलियन और जो आपका टोलेन रिएजेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो उसके अपचायी शर्करा के एग्जाम्पल सारे सारे मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज है और माल्टोज है। अनपचायी की क्या है, सुक्रोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, चलो लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, आपको दिया है एक शीतल पेय पदार्थ जो कि कार्बोनेटीकृत है कि ठंडी बोतल को खोलने पर गैस के बुलबुले तेजी से बाहर निकलते हैं। खोलने पर गैस के बुलबुले बाहर की ओर निकलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जनरली आप जो बोतल होती हैं, ठंडे पदार्थ जिनमें रखे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली उनको खोलते हो तो क्या होता है, गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो इसका रीजन होता है कार्बोनेटीकृत पेय पदार्थ कार्बोनेटिक पेय पदार्थ, हाँ चलो, पेय पदार्थ की बोतल में CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है तथा इनको खोलने पर CO2 गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरित होती है, जिसके कारण गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्या होता है कि ऐसी जो बोतल होती है उनमें क्या उच्च दाब पर क्या भरी जाती है, CO2 गैस भरी जाती है। तो जैसे ही इनके ढक्कन को खोलते हो आप, तो CO2 गैस का रिसाव होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो इसलिए क्या होते हैं, गैस के बुलबुले बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर जो है वो पूछा गया है आपसे,
बेंजेल्डिहाइड व एसिटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड में किस प्रकार विभेद किया जाता है, में किस प्रकार विभेद किया जाता है। देखो बेंजेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड जो होता है, बेंजेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म फ्रिक्शन नहीं देता है, बेंजेल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ठीक है। जबकि एसिटेल्डिहाइड CH3CHO आयोडोफॉर्म फ्रिक्शन देता है, तो एक तो इस प्रकार से आप विभेद कर सकते हो क्या, कि दोनों का ही आयोडोफॉर्म टेस्ट करो आप, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में बेंजेल्डिहाइड अगर होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और एसिटेल्डिहाइड होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। और एक सेकंड आप इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हो इनको। बेंजेल्डिहाइड जो होती है, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग फ्रिक्शन देता है, जबकि बेंजेल्डिहाइड फेलिंग फ्रिक्शन नहीं देता है, जबकि एसिटेल्डिहाइड क्या देता है, फेलिंग टेस्ट देता है। एक आप यहां से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसकी सहायता से, फेलिंग फ्रिक्शन की सहायता से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड को दो प्रकार से आप विभेदित कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू और एक आप फेलिंग फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। ये अपना 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा अपना। 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। इस वाले लघुत्रात्मक प्रश्न में अपना 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे 11 में पूछा है, क्या पूछा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आपको दिया है CH3MgBr ग्रीनर अभिकर्मक है, इसकी रिएक्शन है CO2 के साथ, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको X लिखा है इन्होंने, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया है तो प्रोडक्ट बना है Y। इसमें से आपको X व Y को पहचानिए, ठीक है। आपको X और Y को पहचाने इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो CH3MgBr, ठीक है, ये होता आपका ग्रीनर अभिकर्मक होता है, जिसमें जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो तो नेगेटिव होता है, और जो धातु होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये होता है हमेशा इसमें ग्रीनर अभिकर्मक में। अब देखो CO2 है आपके पास, तो ये लो CO2 की स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब देखो होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। आपको पता होना चाहिए कौन से जो एटम है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, O- के पास जुड़ेगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, इधर ऑक्सीजन है, कार्बन है, इधर क्या जुड़ गया CH3, और इधर क्या है O- और साथ में क्या जुड़ा हुआ है MgBr+ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका X प्रोडक्ट है,
और अब इसका जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया है, यहाँ पर क्या होगा, जलयोजन, जलयोजन होगा तो आपको पता ही है, माइनस है उधर H प्लस आ जाएगा और जिधर प्लस उधर OH माइनस, ठीक है, H प्लस और OH माइनस होता है H2O, तो जिधर माइनस है O माइनस है वहां क्या जुड़ जाएगा OH प्लस, और जहां पे Mg प्लस है उधर क्या जुड़ जाएगा OH माइनस, तो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट आपका OH और इधर क्या है CH3, और साइड प्रोडक्ट के रूप में MgBr और OH जुड़ जाएगा करके, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका बनता है प्रोडक्ट है जिससे आप Y लिख रहे हो, ठीक है। X तो ये बन गया और आप लिख दोगे Y, ये बन गया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विलयन के लिए, किसी विलयन के लिए मोलरता व मोललता समझाइए, मतलब इनके बारे में बताना आपको, मोलरता क्या होती है और मोलरता क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं मोलरता, जिसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल M है, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कैपिटल M कहलाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसमें लिखा जाता है, यह है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये क्या है, भार आयतन। देखो विलय के मोल है, मोल का मतलब क्या हुआ, मात्रा बटा भार, उसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी, तो ऊपर भार है तो वो ग्राम में होगा और आयतन है वो आपका लीटर में है आयतन, तो इसको लिखा जाता है, यह है भार आयतन है, भार आयतन है, ठीक है। और जब आप मोलरता की बात करोगे तो वो भार होगी, क्योंकि नीचे भी आप जो लिखोगे आयतन वो भी ग्राम में लिखोगे, और ऊपर भी जो है विलायक की मात्रा होगी नीचे भी वो भी ग्राम में, और ऊपर मोल जो है या फिर ऐसे कहते हैं विलायक की मात्रा जो वो भी ग्राम में, तो उसको लिखेंगे अपन भार, ठीक है। और यहाँ पर विलियन के 1 लीटर आयतन की बात की जाती है, और वहां पर क्या बात की जाती है, विलायक के 1000 ग्राम की बात की जाती है। अगला है आपका मोललता, जिसे आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, ठीक है। इसमें लिखा जाता है किसी विलायक के, सॉरी ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा, विलायक के 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता जिसे आप स्मॉल m से डिनोट करते हो कहलाती है, ठीक है। और यह क्या है, यह है भार है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर भी क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे मोलरता है आपकी, इसको लिखते हैं मोल, सॉरी विलय के मोल,
इसको लिखते हैं विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। ठीक है, आयतन जो होगा वो होगा लीटर में। ठीक है, और यहाँ पे ये है कैपिटल एम। ठीक है, जिसे बोलते हैं मोलेरिटी, मोलरता। और ये होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलायक की मात्रा। ठीक है, वो 1000 ग्राम में। ये होती है मोलेलिटी, मोलेलिटी। ठीक है, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा मोलरता और मोललता क्या होती है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपको। मोलरता तो क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। और मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 13 नंबर। हाँ, 13 नंबर अपना क्वेश्चन है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों, क्या कारण है इसका। ठीक है, देखो इसका रीजन जो है सिमिलर है, अभी जैसे वो पढ़ाया था ना मैंने, निर्जल कॉपर सल्फेट तो क्या होता है आपका श्वेत होता है, जबकि जो आपका जलयोजित कॉपर सल्फेट है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन होने के कारण डीडी ट्रांजिशन होता है। डीडी ट्रांजिशन के कारण इलेक्ट्रॉनों का, डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से क्या होता है, ये जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कितना, 30 नंबर है। हाँ, और ये है संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों, इसका रीजन होता है, देखो संक्रमण संक्रमण तत्व युक्त आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा इनमें डी कक्षकों का, डी कक्षकों का T2G व EG कक्षकों में, EG कक्षकों में विपाटन होता है, विपाटन होता है, जिनमें जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, एक्साइटेशन होता है, जिसे जिसे डीडी संक्रमण कहा जाता है। और डीडी संक्रमण के कारण, डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन है, इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर डी कक्षकों का विपाटन किसमें हो जाता है, T2G व EG में हो जाता है। तो डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, रंगीन होते हैं। अगला और अपना है 14 नंबर क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ठीक है, आपको बताना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो क्या होती है। देखो जनरली क्या होता है, एल्कीन जो होती है उसकी रिएक्शन आप डाइबोरेन के साथ जब करवाते हो तो ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है फिर आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, पहले लिख लेते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया या एल्कीनों की अभिक्रिया, अभिक्रिया डाइबोरेन, डाइबोरेन मतलब B2H6 के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसका ऑक्सीकरण क्षारीय H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाने पर अल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एल्केन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाएंगे और उससे क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा, और उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्षारीय H2O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई है, BH3 डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाई है, तो एक जो बोरेन है वो क्या हो जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी, और तीनों हाइड्रोजन हटके उसकी जगह तीन क्या जुड़ जाएंगे, तीन काम में लिए जाएंगे एल्कीन, और क्या बन जाएगी CH3CH2 का होल थ्राइस और बोरो, ये बन जाती है ट्राई एल्किल बोरेन बोलते हैं इसे। अब इसको जब लेते हैं इसकी प्रेजेंस में H2O2, और ये क्या है, क्षारीय, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसके ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा आपके पास CH3CH2OH, और ये निकल जाएगा साथ में BOH3, या फिर इसको लिख सकते हैं H3BO3। ठीक है, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन के तैयार हुआ। ठीक है, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला है लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले तो क्या हुआ है, हाइड्रोबोरेशन, और फिर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करवाई है तो ट्राइएल्किल बोरेन बना है, उसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया है, तो क्या बना है, अल्कोहल बना है। ठीक है, अगला और 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका अभिक्रिया की अणुसंख्यता की व्याख्या उदाहरण से कीजिए, उदाहरण सहित आपको बताना है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है। ठीक है, देखो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है वो क्या होती है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज लाइक परमाणु
आयन आदि, ठीक है, की संख्या जो अभिक्रिया के दौरान एक साथ टक्कर करती हैं अभिक्रिया की क्या कहलाती हैं? अणु संख्यता कहलाती है, ठीक है। अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज की संख्या जो अभिक्रिया के दौरान क्या करती है? एक साथ टक्कर करती है और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है, वो क्या होती है? आपकी अभिक्रिया की अणु संख्यता होती है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, एकाणुक जो होती है अभिक्रिया होती है, द्विअणुक अभिक्रिया होती है। एकाणुक का मतलब हुआ कि एक ही अणु भाग लेता हो, ठीक है। द्विअणुक का मतलब हुआ दो अणु भाग लेते हो। देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक ही अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसका उदाहरण है अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, उसमें क्या होगा? अकेला अमोनियम नाइट्राइड ही होता है जिसका अपघटन होता है। NH4NO2, ठीक है। इसका अपघटन करवाते हैं तो नाइट्रोजन निकलती है और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? 2 अणु, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अणु या 2 स्पीशीज भाग लेती हैं क्या कहलाती है? द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, ठीक है। 2HI कन्वर्ट हो रहे हैं H2+I2, ये कन्वर्ट होंगे H2+I2 में, ठीक है। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के अणु संख्यता के बारे में पूछा था। इसमें क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो भी स्पीशीज होती है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है, उनकी संख्या जो कि अभिक्रिया के दौरान एक साथ टक्कर करती है और अभिक्रिया को संपन्न करती है, वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाती है। और जिनमें एक ही अणु या एक ही स्पीशीज भाग लेती है वो एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल लिया अपन ने अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन करवाते हैं तो नाइट्रोजन और 2 मोल H2 के निकलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं वो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एग्जांपल देखा आपने हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, 2HI जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं H2+I2 में, ठीक है। तो आज अपन ने अपना सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।